रणवीर ने एक गहरी सांस ली, फिर भारी आवाज़ में बोला, इंस्पेक्टर, तूने मेरा बहुत बड़ा काम किया है। आज तुझे मुझसे जो भी चाहिए हो तुझे मिल जाएगा। इंस्पेक्टर रनावत जल्दी से थैंक यू सर बोलकर यह कहते हुए रणवीर ने कॉल कट कर दी और वह वहां पड़े हुए सोफे पर गिर गया। उसने फ़ोन एक साइड पर फेंक दिया और आंखें बंद कर लिया और सुकून उसके चेहरे पर फैल गया। वह नसीली आवाज़ में खुद से बोला, आरुषि, उफ़, कितना खूबसूरत नाम है तुम्हारा। यह बोलते हुए मुंह से उसके आह निकल गई, उसकी, आरुषि, आरुषि, आरुषि। रणवीर उठा और आईने के सामने जाकर के खड़ा हो गया। फिर शीशे में खुद को देखते हुए कहा, तेरा नाम है या नशा, कोई दर्द, एक दिल की दवा। तेरा नाम को पढ़ता रहूं बार बार, जैसे सवाल की ज़रूरत हो कोई। फिर रणबीर ने गहरी सांस ली और खुद से बोला, सिर्फ आज की रात। आरुषि, तुम मुझसे दूर हो, कल से तुम सिर्फ मेरी होगी। कल से तुम्हारी उन ब्लू आँखों में सिर्फ मेरा चेहरा होगा। तुम सिर्फ मेरे बारे में सोचोगी। कल तुम रणवीर ओबेरॉय की बाहों में होगी। वेलकम टू द हेल बेबी। यह कहते हुए डेविल की तरह उसकी आंखें खुशी से चमक रही थी। वही आरुषि के बारे में सोचता हुआ रणवीर अपने बिस्तर पर जाकर सो जाता है। 5 साल पहले रणवीर के साथ बहुत बुरा हुआ था। रणवीर को बहुत ही शिद्दत वाला मोहब्बत हुआ था। अपने कॉलेज टाइम में उस लड़की को भी रणवीर के साथ बहुत प्यार था। कॉलेज टाइम जब ख़त्म हुआ तो वह लड़की रणवीर को छोड़ करके विदेश पढ़ाई के लिए चली जाती है। उसके पापा भी एक बिजनेसमैन ही थे। रणवीर के पापा और सनाया के पापा भी एक दूसरे को जानते थे, बल्कि वह दोनों बहुत अच्छे दोस्त रह चुके थे, जिस वजह से उन्हें इस रिश्ते से कोई भी एतराज़ नहीं था। वह भी सनाया और रणवीर के रिश्ते को बहुत ही दिल से अपनाने को तैयार थे। सनाया तो यहाँ से लंदन चली गई पढ़ाई के लिए, मगर रणवीर उसे बहुत ही मिस किया करता था। वह कहता था, तुम यहीं आकर के पढ़ाई करो, तुम लंदन नहीं रहो। पर वह कहाँ सुनने वाली थी। वह अपनी मन मर्जियाँ करने वाली लड़की थी। वह थोड़ी अयाश टाइप की थी, पर रणवीर तो उसके ही प्यार में दीवाना था। पर सनाया कहाँ रणवीर को समझती, वह तो अपनी दुनिया में ही मग्न रहती थी। इस बात से रणवीर को बहुत बुरा लगता था कि सनाया उसे भाव तक नहीं देती। पर क्या करे बेचारा, रणवीर उसे बहुत ही प्यार करता था। उसे चाह कर भी दूरियां बर्दाश्त नहीं कर पाता था। 2 साल बाद जब सनाया लंदन से वापस आई तो उसके साथ उसका दोस्त भी आया, बल्कि उसका दोस्त नहीं, वह तो अपने साथ उसे बॉयफ्रेंड बनाकर लाई थी। रणवीर को लगा कि वह सच में उसका दोस्त ही है। जब उस लड़के से रणवीर बात किया तो कहने लगा, सनाया सी इज़ माई गर्लफ्रेंड। यह सुनना था कि रणवीर पूरी तरह से टूट गया था। रणवीर के लिए वह ऐसा कोई भी पल नहीं था जो मिस न किया हो सनाया को। वह बहुत ही दिलो जान से मोहब्बत किया करता था, पर सनाया ने उसे धोखा दे दी। रणवीर इन सब चीज़ों के लिए कभी भी तैयार नहीं था। वह कभी सोचा ही नहीं था कि सनाया उसके साथ ऐसी हरकतें भी करेगी। मगर सनाया को तो रणवीर बस टाइम पास के लिए चाहिए था, जो कॉलेज टाइम में उसे हेल्प कर सके, और वही तो सनाया करती थी। बस रणवीर के पीछे घर से बाहर जाने का उसे परमिशन जो मिला हुआ था, उसी का वह जमकर फ़ायदा उठाती थी। जब वह पढ़ाई करके विदेश से घर लौटी थी तो उसके पापा ने संजय सक्सेना ने पार्टी रखी थी, पर वह पार्टी में सब लोग इनवाइटेड थे। पर उस पार्टी में ऐसा कुछ हुआ जिसकी वजह से रणवीर सनाया का चेहरा तक नहीं देखना पसंद कर रहा था, क्योंकि धनंजय सक्सेना ने कहा, आज मैं अपनी बेटी के आने की खुशी में एक और भी खुशी अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ, और वह है मेरे प्यारे दोस्त विजय ओबेरॉय के बेटे रणवीर ओबेरॉय और मेरी बेटी की सगाई की अनाउंसमेंट। जैसे ही यह बात सनाया सुनी, वह पूरी तरह से गुस्से में आग बबूला हो उठी। पर वहीं दूसरी तरफ रणवीर बहुत ज़्यादा ही खुश हुआ।
वह सनाया की तरफ देखने लगा और वह उसके पास गया, सनाया को कंधे से पकड़कर उसे स्टेज पर लेकर गया। मगर सनाया तो गुस्से से आग उगल रही थी। वह कहने लगी, डैड, मैं रणवीर से शादी नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मैं उससे प्यार नहीं करती हूँ। यह सुनकर के धनंजय सक्सेना तो बहुत ज़्यादा हैरान हो गए कि सनाया यह कैसे बात कर रही है। वह आराम से कहने लगे, सनाया बेटा, यह तुम क्या कह रही हो? ज़रूर तुमने ज़्यादा ड्रिंक तो नहीं कर लिया ना? तुम रणवीर से मोहब्बत करती हो? फिर हम दोनों परिवार एक हो जाएंगे, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? पर सनाया कहने लगी, डैड, आप किस दोस्त की बात कर रहे हैं? अंकल तो है भी नहीं इस दुनिया में, तो फिर आप इस रिश्ते को दोस्ती का नाम क्यों दे रहे हैं? आप छोड़ दीजिए ना अपनी जिद, क्योंकि मैं रणबीर से प्यार वार नहीं करती हूँ। मैं तो बस इसकी बहुत अच्छी दोस्त हूँ, दैट्स इट। बाकी आप समझ लीजिए, मुझे रॉकी से मोहब्बत है। मैं शादी करूँगी तो सिर्फ रॉकी से ही करूँगी। आगे आपकी मर्ज़ी, आप माने या ना माने, मगर मैं रणबीर से शादी नहीं करूँगी। और इतना कहकर वह रॉकी का हाथ पकड़ के चली जाती है। धनंजय सक्सेना रणवीर के चेहरे को देखा। रणवीर पूरी तरह से गुस्से से तिल मिलाया हुआ था। सनाया को उससे दूर जाना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। धनंजय सक्सेना रणवीर के पास आया और कहने लगे, सॉरी बेटा, मैं कुछ नहीं कर सकता। आज के बच्चों के साथ ज़बरदस्ती करना सही नहीं है। बस मैं अपनी बेटी की खुशी चाहता हूँ। सॉरी, मुझे माफ़ कर देना। इतना कह कर के वह भी वहाँ से चले जाते हैं। वह भी अच्छे से समझ रहे थे कि उनकी बेटी किस रास्ते पर है। वह तो उनको बेइज्जती की, मगर रणवीर भी उसे कभी माफ़ नहीं करेगा, क्योंकि धनंजय सक्सेना अच्छे से जानता था कि रणवीर ओबेरॉय क्या चीज़ है। उसको इस तरह से धोखा देना मतलब कि वह कभी कुछ उल्टा सीधा ना कर ले, जिस वजह से वह अपनी बेटी सनाया को और रॉकी के साथ फ़ौरन से शादी करके विदेश भेज दिया। वहीं दूसरी तरफ तिल तिल करके रोज़ रणवीर मरने लगा था और वह गुस्से से खुद को ही पनिशमेंट देने लगा था। वह इस बात को मानने के लिए राज़ी ही नहीं था कि सनाया उसे इस तरह से डिच करके चली जाएगी। वह ठान लिया कि उसे ज़िंदा नहीं छोड़ेगा और वह जहाँ भी रहेगी दुनिया के किसी भी कोने में उसे पता लगाएगा। और उसने रॉकी को जान से मरवा दिया और दुनिया की सारी लड़कियों से धीरे धीरे नफ़रत कर बैठा। यही थी उसकी पार्ट्स लाइफ, जो कि लड़कियों से वह दूरी बनाकर रहता था। लेकिन जब भी लड़कियों के करीब जाता तो उन लड़कियों को इस तरह से नोचता कि जैसे कि सनाया से बदला ले रहा हो। सनाया को तो वह कोई तकलीफ़ नहीं दे सकता, क्योंकि कहीं न कहीं उसे हमदर्दी था, मगर दूसरी लड़कियों से तो उसे कोई भी हमदर्दी नहीं था। बस वह खुद अपने आप को सर्टिफाई करने की कोशिश करता रहता था। वह ऐसा नहीं था, वह सिर्फ़ और सिर्फ सनाया के धोखा देने के बाद ऐसा बन गया था, वरना वह भी एक बहुत ज़्यादा ही केयर करने वाला आशिक था, लॉयल था। बाकी अब आरुषि उसकी चहेती बन गई थी। अब आरुषि के साथ वह क्या करेगा भगवान ही जाने। अगली सुबह ओबेरॉय पैलेस। रणवीर ने शावर लेकर के निकला तो उसने ब्लैक कलर का ब्लेजर और वाइट शर्ट, जो कि उसकी बॉडी पर खूब जच रही थी, ब्लैक जीन्स, वह बेहद ही हैंडसम लग रहा था। बालों को बहुत ही सलीके से ऊपर की तरफ सेट किया हुआ था। लाइट सी उसके गोल गोरे खूबसूरत चेहरे पर वह हल्की सी वियर्ड उसे और दिलकश बना रही थी। आँखों में खुशी की चमक से चेहरे पर एक अलग ही नोट था आज उसका। वह बहुत ही हैप्पी था, क्योंकि जिस लड़की के बारे में वह इतने दिनों से पता लगाने के लिए परेशान था, आज वह उस लड़की को ढूंढ जो लिया था। वह सीढ़ियों से होते हुए डाइनिंग टेबल पर आ गया, जहां रूहान पहले से ही बैठा हुआ था। रूहान ने मैरून जैकेट और वाइट टी शर्ट और ब्लैक जीन्स पहने हुए था। उसने रणवीर को देख कर के मुँह बना लिया और ब्रेड पर बटर लगाकर खाने लगा। उसको यूँ रूठा हुआ देखकर रणवीर ने कहा, कल रात के लिए गुस्सा हो अपने भाई से? रूहान ने टेढ़ा फेस करते हुए कहा, हाँ तो हूँ, आपके पास टाइम ही कहाँ है मेरे लिए?
रणवीर ने कहा, अच्छा बता क्या कहना चाहता था कल रात को। रूहान रणवीर के पास आकर के उसने रणवीर के हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, मुझे प्यार हो गया है भाई। मैं कब से आपको यह बात बताना चाहता था। मुझे शादी करनी है उससे। मैं उसके बिना नहीं रह पाऊँगा। मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। रूहान की बात सुनकर के रणवीर चेयर से खड़ा हो गया। उसने रूहान को गले लगा लिया, फिर उसके कंधे को पकड़ कर के कहा, क्या तू सच बोल रहा है। मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ रूहान। तू जब चाहे तब तेरी शादी होगी। मैं उससे मिलना चाहता हूँ। रणवीर की बात सुनकर के रूहान ने रणवीर को गले लगा लिया। फिर एक्साइटेड होकर बोला, भाई आप मान गए। मुझे नहीं पता था कि आप इतनी जल्दी मान जाओगे। मुझे बहुत डर लग रहा था कि आप मानोगे या नहीं। आप तो मान गए। रणवीर ने रूहान के गाल पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, तेरे सिवा मेरे पास कोई नहीं है रूहान। फैमिली के नाम पर मेरे पास बस तू ही तो है। तेरी खुशी मैं तुझसे कैसे छीन सकता हूँ। रणवीर की बात से रूहान भी मुस्कुरा दिया था। तभी रणवीर की नज़र वाच पर पड़ी। रणवीर ने रूहान से कहा, बिजनेस का एक ज़रूरी काम है रूहान। तू तो जानता है ना कि मुझे अपनी कंपनी को नंबर 1 बनाना है। उसके लिए हमें इन्वेस्टर की ज़रूरत है, पर उसके लिए अमेरिका जाना पड़ेगा। मुझे यहाँ एक ज़रूरी काम है जिसे मैं मिस नहीं कर सकता हूँ। तू एक काम कर, तू अमेरिका चला जा। एक दिन बाद जैसे ही तू वापस आएगा, उस लड़की को लेकर आना मुझसे मिलने। साथ में उसके घर वाले को भी लेकर आना। शादी की डेट भी फिक्स कर लेंगे। रणवीर की बात सुनकर रूहान खुशी से उछलकर रणवीर के गले लग गया और बोला, आज आपने मुझे ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी दी है भाई। आप आज मुझे अमेरिका तो क्या जहन्नम में भी भेजेंगे तो मैं तैयार हूँ। मैं ज़रूर चला जाऊँगा। आप आज कुछ भी कह लो, मैं सारा कुछ कर दूँगा। आपने जो खुशी दी है वह बहुत बड़ी है मेरे लिए। रूहान की बात पर रणवीर ने कहा, बस जाओ अभी फ़ौरन तुम पैकिंग कर लो। मैं रवि से तुम्हें फ़ाइल भिजवाता हूँ। यह कहते हुए रणवीर पार्किंग एरिया में आ गया। ड्राइवर ने रणवीर के लिए उसकी ब्लैक लग्जरी थार के दरवाजे को खोल दिया। फिर जैसे ही ड्राइवर ड्राइविंग करने के लिए बैठने लगा तो रणवीर ने उसे हाथ के इशारे से रोक दिया। तभी सारी गाड़ियाँ उसके साथ चलने को रेडी हो गई। रणवीर ने उसको भी साथ आने से मना कर दिया और खुद ही गाड़ी लेकर के ओबेरॉय पैलेस से निकल गया। उधर आरुषि रोजाना की तरह आरुषि ने ब्रिजमोहन जी को उनका टिफ़िन दी। वह ऑफिस के लिए निकल गए तो आरुषि भी कॉलेज जाने के लिए रेडी होने लगी। आरुषि हर सुबह में उठकर ही 8 बजे सुबह को रेडी करना होता है। वह सुबह को रेडी करने के बाद लंच बनाई और फिर अपने डैड को लंच दी और खुद कॉलेज जाने के लिए रेडी हो गई। सुबह स्कूल चला गया था और वह दोपहर में ही आता था। वह कल्याणी आंटी के बच्चों के साथ चला जाता था और उनके बच्चों के साथ आ भी जाता था। घर पर कोई नहीं होता था तो सुबह उनके बच्चों के साथ उनके घर पर ही रुक जाता था। आरुषि पिंक कलर की प्लेन बारीक लॉन्ग नायरा कट कुर्ती पहनी और चूड़ीदार फुल स्लीव और कुर्ती के अंदर पिंक ब्लाउज जिसमें उसका गोरा पेट नज़र आ रहा था। स्ट्रेचेबल टखना से ऊपर तक फिटिंग ट्राउज़र, एक हाथ में कलाई भरकर गोल्डन कलर की चूड़ियाँ, कान में बड़े बड़े मैचिंग पिंक ईयररिंग्स। उसने पिंक प्लेन सॉफ्ट लहराता हुआ गले में दुपट्टे डाला। फिर आईने के सामने अपनी उंगली पर काजल अपने कान के पीछे लगाकर बोली, ओ गॉड आरुषि, आज तो तू सबसे ज़्यादा प्रीटी लग रही है। आज का कॉम्प्लीमेंट खुद को देना कैसे भूल सकती हो। आरुषि सच में आरुषि आज बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत लग रही थी। कोई भी देखे तो पागल हो जाए, उसे देखकर देखता ही रह जाए, उससे नज़र न हटाए, किसी का भी दिल उस पर आ जाए। यह कहते हुए उसके चेहरे पर लाइट मेकअप था, होठों पर पिंक शाइनिंग लिप ग्लॉस लगा हुआ था। वह होठ मुस्कुरा उठे थे। अचानक ही उसका चेहरा मुरझा गया।
और खुद से बोली, बेचारा रूहान, बेकार में ही कल उस पर गुस्सा कर दी मैंने, कितना उदास हुआ। एक काम करती हूँ ना, कॉलेज के बाद उसे मिल लूँगी और उसे प्यार से मना भी लूँगी। अभी कॉल करके उसे बता देती हूँ। यह कहते हुए उसने बेड से अपना फ़ोन उठाई और रूहान को कॉल करने लगी। काफ़ी देर रिंग जाने के बाद कॉल पिक हुआ था तो उधर से काफ़ी शोर की आवाज़ आई। तो आरुषि ने कहा, हेलो रूहान, कहाँ हो तुम? मुझे तुमसे मिलना है। उधर रूहान एयरपोर्ट पर पहुंच चुका था। वह भीड़ की वजह से उसे कुछ भी क्लियर आवाज़ नहीं आ रही थी। वह लाउड वॉइस में बोला, आरुषि, मुझे तुम्हारी आवाज़ नहीं आ रही है, यहाँ बहुत शोर है, तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं ज़रूरी काम से अमेरिका जा रहा हूँ। मैं भाई से बात कर लिया है, वह हमारी शादी के लिए मान गए हैं। आरुषि ने जल्दी से कहा, रूहान, शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तुम्हारी आवाज़ कि तुम क्या बोल रहे हो। तुम क्या बोल रहे हो, एक बार फिर से बोलो ना। इससे पहले कि रूहान कुछ बोलता कॉल कट हो गई। तभी उसके फ़्लाइट टेक ऑफ होने का अनाउंसमेंट हो गया। रूहान ने जल्दी से फ़ोन पॉकेट में डाला और बोला, गुड न्यूज़ तो आरुषि को दे दिया हूँ, मैं अब बाद में उससे बात कर लूँगा या फिर मैसेज कर दूँगा, अभी जाना बहुत ज़रूरी है। यह कहते हुए रूहान तेज़ी से आगे बढ़ गया तो वही आरुषि बार बार रूहान को कॉल लगा रही थी जो लग नहीं रहा था। उसने अपने होठ पिचकाते हुए कहा, क्या फ़ायदा इतना सुंदर लगने का जब रूहान ही नहीं देखेगा तो। उसी के लिए तो इतना अच्छे से तैयार हुई थी ना, पर वह क्या बोल रहा था कुछ भी समझ में नहीं आया मुझे। तो तभी आरुषि की नज़र उसकी घड़ी पर गई तो चिल्लाकर बोली, ओ गॉड, अगेन लेट, मुझे जल्दी कॉलेज जाना होगा। यह कहते हुए उसने जल्दी से अपना ब्लैक मास्क ली और उसे फेस पर लगा ली। फिर खुद से बोली, और स्कूटी पर तेज़ हवा मेरा मेकअप ख़राब कर देगी और आरुषि का मेकअप ख़राब हो, यह उसे हरगिज़ बर्दाश्त नहीं होता। यह कहते हुए आरुषि ने बैग उठाई और स्कूटी लेकर के निकल पड़ी। पर एक गाड़ी उसके घर के पास खड़ी थी। जो उसमें आदमी था वह आरुषि पर नज़र रखा हुआ था। उस गाड़ी वाले ने अपना फ़ोन निकाल कर कॉल लगाया और बोला, हेलो रणवीर सर। वह लड़की घर से निकल चुकी है जो कि पिंक ड्रेस में स्कूटी में है। रणवीर अपने गुलाबी होठों को हल्का सा खोलते हुए बोला, ओके। रणवीर बीच सड़क पर अपनी गाड़ी में बैठा हुआ आरुषि का वेट कर रहा था। उसने अपने चश्मा आंखों पर लगाया हुआ था जिससे उसकी ब्राउन आंखें कवर हो गई थी। उसने गाड़ी का मिरर डाउन किया तभी उसकी नज़र दूर से आती हुई आरुषि पर पड़ी जो कि वह स्कूटी पर आ रही थी। रणवीर ने झटके से अपनी आंखों से चश्मा उतारा तो उसे देखता रह गया। आरुषि के खुले हुए सिल्की बाल हवा में उड़ रहे थे। उसे देख करके रणवीर के मुंह से सिर्फ एक ही आवाज़ निकली, उफ़। तभी एक झटके से एक कील की वजह से आरुषि की स्कूटी के टायर में जाकर चुभ गई और वह झटके से स्कूटी रुक गई। इससे पहले कि आरुषि कुछ कर पाती, रणवीर ने अपनी गाड़ी बैक साइड ली और तेज़ी से आरुषि के पास पहुंच गया और तेज़ी से गाड़ी का दरवाज़ा खोला और हाथ से पकड़ के आरुषि का हाथ खींचकर उस गाड़ी में बैठा लिया। इससे पहले कि आरुषि कुछ देख या समझ पाती या कुछ कर पाती, रणवीर ने उसके मुंह पर एक रुमाल रखा जिससे सूंघते ही आरुषि की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी। उसे धुंधली आंखों से रणवीर एक परछाई की तरह दिख रहा था। कुछ ही सेकंड में आरुषि बेहोश हो गई, रणवीर के बाहों में गिर पड़ी। रणवीर ने गहरी सांस लेकर आरुषि को सीट पर बैठाया और सीट बेल्ट लगा दिया और उसके मास्क पर आए हुए बाल अपने हाथों से पीछे करते हुए बोला, मैं तुम्हें फुर्सत से देखना चाहता हूँ मिस्ट्री गर्ल, और उसके लिए ना तुम्हारा होश में रहना सही था और ना ही यह जगह सही है। यह कहते हुए रणवीर ने गाड़ी स्टार्ट की और तेज़ी से वह अपने ओबेरॉय फार्म हाउस की तरफ घुमा दिया। यहाँ से उसका फार्म हाउस करीब 30 मिनट का रास्ता था। वह घर नहीं लेकर जा सकता था क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे नौकर थे और वहाँ पर सीमा अम्मा थी। वह बिल्कुल यह नहीं चाहेगी कि रणवीर किसी लड़की को लेकर आए।
क्योंकि रणवीर उनकी बहुत इज्जत करता था, उन्हें माँ मानता था। इस वजह से वह अपने घर पर लेकर आरुषि को नहीं गया। वह फार्म हाउस लेकर जाना चाहता था। 30 मिनट की दूरी फार्म हाउस का रणवीर को जैसे सदियों की दूरी लग रही थी। रणवीर ने आरुषि के मास्क की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा, नहीं, मैं इतनी देर तुमको बिना देखे खुद को रोक नहीं पाऊंगा। पर दूसरे ही पल उसने गहरी सांस लिया और अपने हाथ पीछे खींचकर कहा, कंट्रोल आरे कंट्रोल, सिर्फ 20 मिनट सब्र कर ले, क्योंकि अगर तूने इसे यहाँ देख लिया तो खुद को रोक नहीं पाएगा। रणवीर ने लंबी सांस लिया और गाड़ी की स्पीड और तेज़ कर दिया, इतनी कि गाड़ी हवा में बातें करने लगी। 30 मिनट की जगह पर वह 10 मिनट में ही फार्म हाउस में लाकर गाड़ी रोक दिया। रणवीर ने गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर आरुषि को अपनी गोद में उठाया और तेज़ी से अपने फार्म हाउस होते हुए अंदर आ गया। उसने अंदर बहुत सारा फ्लावर्स लगे हुए थे। उसकी खुशबू से पूरा फार्म हाउस महक रहा था, बहुत आनंदमय हो रहा था। वहाँ के सारे डेकोरेट किए गए फार्म हाउस बहुत ही लग्जरियस और लाजवाब थे। कोई भी देखता तो खुश आ जाता। इतना अच्छा डिज़ाइन किया गया था फार्म हाउस, बस जो देखे देखता रह जाता। रणवीर को देख करके वहाँ के गार्ड्स ने गेट को खोल दिया और मेन गेट से होते हुए रणवीर हॉल से होते सीढ़ियों पर चढ़ गया। नीचे सिर्फ हॉल ही थे, बस जो भी बॉडीगार्ड्स रहते थे उनके लिए 1-2 कमरे नीचे बनाए गए थे। बाकी जो भी लग्जरियस कमरा था वह ऊपर ही था। उसने एक हाथ से अपने रूम का दरवाज़ा खोला, बेड पर आरुषि को लेटा दिया। रणवीर के हाथ हल्के हल्के काँप रहे थे, पता नहीं क्यों बेचैनी हो रही थी उसके अंदर। रणवीर ने नाइट स्टैंड से पानी का जग उठाकर ग्लास में डाला और एक ही सांस में वह पानी पी गया। फिर गहरी सांस लिया। अभी वह खुद को थोड़ा रिलैक्स फील कर रहा था। रणवीर ने उठकर गेट बंद कर दिया, फिर आरुषि के पास जाकर के बेड पर बैठ गया। आरुषि जो कि अभी तक बेहोश हुई थी, रणवीर ने ऊपर से नीचे तक एक पूरी निगाह उस पर डाली, जिसे देखकर उसने आहें भरते हुए कहा, ओ गॉड, इतना परफेक्ट फिगर कोई इतना परफेक्ट कैसे हो सकता है। अभी चेहरा नहीं देखा तब यह हाल है, चेहरा देखूंगा तो कहीं पूरा पागल न हो जाऊं मैं। रणवीर ने ठंडी आहें भरी और अपना हाथ आरुषि के मास्क के पास लेकर गया। उसका दिल तेज़ी से धड़क रहा था। वह बेहोश आरुषि से बोला, सॉरी मिस्ट्री गर्ल, तुम्हें बेहोश करना पड़ा। अगर नहीं करता तो मैं तुम्हें इतना प्यार से कैसे देख पाता। तुम खुद को जी भर के देखने ही नहीं देती न मुझे, इसीलिए मुझे यह सब करना पड़ा। यह कहते हुए एक नशा, एक जुनून रणवीर के अंदर भरा हुआ था। वह आरुषि के ऊपर झुका हुआ था। रणवीर ने धीरे से मास्क उसके चेहरे से हटा दिया। अब आरुषि उसके सामने थी, बंद आंखें, घनेरी पलकें जो गिरी हुई थी, छोटी सी नाक, गुलाबी पंखुड़ी जैसी होंठ जो लिप ग्लॉस की वजह से शाइन कर रहे थे, ठुड्डी में हल्का सा गड्ढा जो उसे और भी दिलकश बना रहा था, चेहरे और होठ पर आए हुए कुछ बाल जिससे कि उसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा रहे थे, गोल गोरा खूबसूरत सा चेहरा काफ़ी ही दिलकश नज़ारा था उसके लिए। उसे देख करके रणवीर की हार्ट बीट बहुत तेज़ हो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे रिएक्ट करे। वह रणवीर की इमेजिनेशन से भी ज़्यादा खूबसूरत निकली। रणवीर ने अपने कपकपाती हाथों से आरुषि के होठों को छुआ और धीरे से बोला, ओ गॉड, तुम्हें देखकर तो जन्नत की परियां भी जल जाए। आरुषि का हुस्न रणवीर को अपनी तरफ खींच रहा था। करीब 20 मिनट हो गए थे। रणवीर लगातार आरुषि को बिना पलक झपकाए उसे देखे जा रहा था। उसके होठ पर एक आवाज़ निकला, तेरा सदका निकालूं या फिर नज़र उतारूं। आज दुनिया से तुझे छिपाकर खुद में छिपा लूं। आज महसूस तेरी इन सांसों को तेरी सांसों में बस जाऊं। यही है इरादा आज।
रणवीर ने आरुषि का चूड़ियों से भरा हाथ अपने हाथ में लेकर और उसे अपने होठों से लगा लिया। आरुषि को छूते ही रणवीर की बॉडी में जैसे एक करंट सी दौड़ गया। उसने हैरान होकर के खुद से कहा, क्या चीज़ हो यार, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुझसे दूर रहो तो तुम्हारे पास जाने का मन कर रहा है और अभी यह बेचैनी मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं कर पा रहा हूँ और मैं ना ही करना चाहता हूँ। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है आज से पहले तो मुझे ऐसे विजन्स कभी नहीं आए थे। आखिर तुम हो कौन? क्यों तुम्हारे इतने करीब आकर भी मैं सुकून महसूस नहीं कर पा रहा हूँ और ना ही मैं तुम्हारे साथ इस तरह से ज़बरदस्ती करने की हिम्मत कर पा रहा हूँ। आखिर क्यों नहीं हो पा रहा है? मुझे इतनी मासूम शकल, इतना हुस्न परी हो तुम भी, मैं तुम्हारे खिलाफ़ कुछ नहीं कर सकता। आखिर क्यों? मैं तुम्हें इस दुनिया से अब बचाना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं कर सकता हूँ। तभी वह सोचने लगा, कंट्रोल आरे कंट्रोल, अभी इस तरह से अपने आप को इस लड़की के लिए इतना पिघलाना सही नहीं है। तुम इस लड़की के लिए नहीं पिघल सकते हो। तुम नहीं जानते हो इस लड़की को कैसी है। पर वही दूसरी तरफ उसका दिल यह करने को तैयार नहीं था कि उस लड़की के साथ वह गलत करे। रणवीर एक बार फिर से आरुषि के हाथ को पकड़ के उसके हाथ को किस कर लिया। उसे फिर से करंट सा लगा। उसने हैरान होकर खुद से कहा, होठों को छोड़कर मैं न जाने कितनी लड़कियों को हर जगह से छुआ है, ऐसी बेचैनी आज तक नहीं हुई। फिर इसे छूकर क्यों? यह कहते हुए रणवीर वहाँ से उठकर तेज़ी से रूम की विंडो के पास आ गया और उसे खोलकर गहरी गहरी सांस लेते हुए बोला, तुम ज़्यादा सोच रहा है। अरे एक लड़की को लेकर ऐसे वीक नहीं पड़ सकता है तो सिर्फ एक रात की तो बात है। एक रात उसके साथ गुजारेगा तो सारा नशा उतर जाएगा तेरा। यह सोच कर के रणवीर वापस बेड की तरफ आया और आरुषि के बराबर में बैठ गया। इतना देखकर भी रणवीर का उससे मन नहीं भर रहा था। तभी रणवीर की नज़र आरुषि के होठों पर गई। बेहोश करने की वजह से होठ की एक साइड की उसकी हल्की सी लिप ग्लॉस फैल गया था, जिसे देख कर के रणवीर के लब पर मुस्कुराहट आ गया था। उसने अपनी उंगली से वहाँ से लिप ग्लॉस साफ़ किया और न जाने कब रणवीर के होठ आरुषि के लबों की तरफ बढ़ने लगे। आरुषि की लिप ग्लॉस की खुशबू उसे अपनी तरफ खींच रही थी। रणवीर एक हाथ आरुषि के गाल पर रखा और उसने अपने तरसते हुए लब, जिससे आज तक किसी लड़की के होठों को छुआ नहीं था, उसने आरुषि के गुलाबी लबों पर अपने लब रख दिए। यहाँ तक कि वह सनाया को भी इतने करीब नहीं लाया था और ना ही कभी उसके बॉडी को टच किया था और ना ही खुद को टच होने दिया था। किसी लड़की को वह भले ही सिर्फ अपने सर्टिफाई के लिए लड़कियों के करीब जाता जरूर था, पर करता खुद की मनमर्जियाँ था। खुमार में रणवीर की आंखें बंद हो गई। रणवीर की पूरी बॉडी में बेचैनी भर चुकी थी। उसकी प्यास जग गई थी। आरुषि के लबों को छूकर जैसे रणवीर के अंदर तक सुकून भर रहे थे, उन्हें किस करते हुए उसकी बेचैनी ख़त्म होने के बजाय बढ़ती जा रही थी, जिससे वह और भी डेस्परेट होकर के आरुषि के होठों को किस करने लगा। अब रणवीर अपना काबू खोने लगा था। रणवीर ने आरुषि को पलटा और खुद नीचे आ गया। ऐसे बेहोश आरुषि रणवीर के ऊपर आ गई और उसके रेशमी बाल रणवीर के चेहरे पर ढक गए थे। रणवीर का हाथ आरुषि की कमर पर चला गया और रणवीर की उंगलियां आरुषि की कमर को जकड़ने लगे थे। रणवीर ने आरुषि के होठों को छोड़े, फिर उसके माथे को किस करके लंबी लंबी सांसें लेते हुए कहा, आई वांट गर्ल, मुझे तुम चाहिए हर कीमत पर। मैं अब तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। तुम चाहोगी फिर भी नहीं। यह कहते हुए वह एक लंबी सांस लिया और आरुषि को अपनी बाहों में भर लिया। तो क्या रणवीर अब आरुषि को अपना बना लेगा?
रूहान जब यह बात जान लेगा तो उसका क्या होगा, वह क्या रिएक्ट करेगा, क्या आरुषि होश में आएगी तो वह इन चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेगी। यह जानने के लिए इस एपिसोड और मेरे चैनल के साथ बने रहिए। आगे की स्टोरी नेक्स्ट एपिसोड में आएगा। और स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। कहानी अच्छी लगी हो तो शेयर भी करिए। मिलते हैं एक इंटरेस्टिंग एपिसोड के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कुछ लड़के एक लड़की के पीछे पड़े थे। वह लड़की भागे जा रही थी और लड़के उसके पीछे थे। इतने में ही लड़की के पैर मुड़ गए और वह गिर गई। इतने में ही उस लड़की के पास वो लड़के आए और उसे ज़बरदस्ती उठा ले गए। एक लड़की एक अंधेरे रूम में एक चेयर पर बंधे हुए थी। उसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। उसकी गर्दन नीचे झुक रही थी क्योंकि वह इस वक्त बेहोशी की हालत में थी। थोड़ी देर बाद उसे धीरे धीरे होश आने लगा था। इतने में ही जब वह खुद को अंधेरे में देखती है तो बहुत ज़्यादा ही डर जाती है। तभी उसे किसी के पैरों की आहट महसूस हुई। वह जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लेती है। वहाँ दो आदमी आए तो पहला आदमी उसे बोला, दूसरा आदमी भी उसके साथ था, सर इसे तो अब तक होश नहीं आया है। पहला आदमी बोला, यह लड़की क्लब में हमारी बिग बी के बारे में पूछ रही थी, ज़रूर कोई जासूस या न्यूज वाली होगी। तो पहला आदमी बोला, अरे कहाँ बॉस, कितनी मासूम है, यह ऐसे कैसे हो सकती है। तो पहला आदमी बोला, बेटा अक्सर मासूम दिखने वाले चेहरे के लोग ही खतरनाक होते हैं, तो तुम बात कम करो और ज़रा इसे होश में लाने की कोशिश करो, पानी डालो इस पर। वह आदमी बोला, जी सर। यह कहकर के वह लड़का उस लड़की पर एक भरी बाल्टी पानी डाल दिया, जिससे कि वह लड़की झटके से अपनी आंखें खोल दी थी। लड़की के ऊपर पानी पड़ते ही होश में आती और बोली, पागल हो गए हो क्या, इतना पानी कौन डालता है। वह आदमी कहने लगा, चुप करके यह बता दो कि तुम हमारे बारे में क्यों पूछ रही थी, कौन हो तुम। यह सुनकर के वह लड़की कहने लगी, मैं कब पूछ रही थी और क्या पूछ रही थी। वह आदमी बोला, झूठ मत बोलो। तो वह लड़की बोली, इस वक्त तुम्हें मैं झूठ बोलने की हालत में लग रही हूँ क्या। यह सुनकर के वह आदमी बोला, तो हमारा वहाँ क्लब में क्यों नाम ले रही थी। वह लड़की बोली, मैं नहीं पूछ रही थी भाई कुछ भी, वह तो वहाँ क्लब में एक लड़का इस गैंग के बारे में बता रहा था तो मुझे इंटरेस्ट हो गई थी और मैं पूछ लिया। मुझे तो तुम लोगों के बारे में पता भी नहीं है, किसने तुम्हें यह बताया कि मैं जासूसी कर रही थी। तो आदमी बोलने लगा, तुम्हारा नाम क्या है। तो लड़की बोली, मेरा नाम नव्या है, नव्या कपूर। तो वह आदमी बोला, जब तक मुझे पता नहीं चलता कि तुम वहाँ पर क्या कर रही थी, वह सच क्या है, तब तक तुम यहीं रहोगी। और अगर तुम्हारी बातों में एक भी झूठ मिली तो मैं तुम्हारा वह हाल करूँगा कि तुम सोच भी नहीं सकती हो। नव्या बोली, नहीं देखो, मुझे कल इंडिया वापस जाना है। मेरे घर वाले को नहीं पता है कि मैं यहाँ आई हुई हूँ घूमने के लिए। अगर मैं कल घर नहीं पहुँची तो गड़बड़ हो जाएगी। प्लीज़ तुम तो बॉस हो ना, समझो मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ। जब यह सुनकर के वह आदमी बोला, पहली बात मैं सिर्फ इन लोगों का बॉस हूँ, यहाँ मुझसे भी बड़ा है, क्योंकि इसके आगे किसी की भी नहीं चलती है। वह चलता फिरता आग है, उस पर दया नहीं है, और अगर उसे पता चला तेरे बारे में तो वह तुझे ऐसे ही सूट कर देगा, सफाई का मौका भी नहीं देता है वह। तो नव्या बोली, कौन है वह, तुम मेरी एक बार उससे बात करवा दो, मैं उससे भी माफ़ी मांग लूँगी। यह सुनकर वह आदमी बोला, तुम्हें समझ नहीं आया मैंने क्या कहा है, मार देगा वह तुझे। लक्ष्य रावत नाम है उसका, बिल्कुल नाम की तरह ही तांडव करता है, वह गुस्से में रहता है, समझी तुम, उसका गुस्सा 7वें आसमान पर होता है। यह बात सुनकर नव्या कहने लगी, देखो यार, तो तुम अपने बिग बॉस को बुला दो या तो मुझे जाने दो। यह सुनकर वह आदमी बोला, अच्छा मरना चाहती हो क्या, ठीक है बुला देता हूँ। नव्या बोली, ऐसा क्यों बोल रहे हो भाई, प्लीज़ मुझे डराओ नहीं, आप उसे समझा देना, मैं आपकी छोटी सी प्यारी सी बहन हूँ। तो आदमी कहने लगा, यह कब हुआ। नव्या बोली, जस्ट अभी हुआ। तो आदमी कहने लगा, वह ऐसा क्या, फिर तो मैं तुम्हें बिग बॉस से बिल्कुल भी दूर रखूँगा, क्योंकि तुम मेरे मासूम बहन उस जानवर का गुस्सा का सामना नहीं कर सकती हो। यह सुनकर के नव्या बोली, वह इतना बड़ा गैंगस्टर है क्या। तो वह आदमी कहने लगा, मरने से पहले वह आदमी की गलती भी नहीं पूछता है, समझी तुम, अब चुप रहो, बहुत बोलती हो तुम। यह कह कर के वह आदमी वहाँ से चला गया। लेकिन उस वक्त जो लोग नव्या पर नज़र रख रहे थे उनकी नीयत ठीक नहीं थी। नव्या बोली, क्या बे ऐसे क्यों देख रहे हो,
तो वह लड़का बोला, सोच रहा हूँ कि तुझे खा जाऊँ, तुम मुझे इतनी टेस्टी लग रही हो, क्या बताऊँ। तो फिर दूसरा लड़का बोला, बिल्कुल ठीक बोल रहा है भाई, आज तो कुछ पार्टी करने का मूड बन रहा है, क्या बोलता है। तो इतनी सुंदर लड़की दोबारा नहीं मिलेगी। नव्या उन दोनों की बातें सुन रही थी और बोली, अभी वह तुम हमें जानते नहीं हो, हाथ तो खोलो, हम अभी तुम्हें काट देंगे, बस एक बार हाथ तो खोल कर देखो, तुम्हारा कुचुम्बर न बना दी तो मेरा नाम भी नव्या नहीं। यह सुनकर पहला वाला लड़का बोला, और तो तुम नाजुक कली हो, हमें काटोगी कैसे। पहला लड़का दूसरे लड़के को बोला, खोल दे इसका हाथ, देखते हैं कि यह क्या करती है। यह सुनकर के नव्या का हाथ वह लड़का खोल दिया। नव्या आई तो बोली, हम बहुत कुछ कर सकते हैं, बट अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। यह कहकर नव्या टॉमी नाम के लड़के के पैरों के बीच में ज़ोर से लात मारती है और फिर दूसरे लड़के की आंखों में उंगलियों से वार करती है। यह सब नव्या ने बहुत जल्दी किया था, जिससे कि उन दोनों में से किसी को समझ में नहीं आया था। तभी दूसरे गार्ड जल्दी से उन लोगों को संभालने की कोशिश करते हैं। तभी नव्या मौका देखकर वहां से भाग जाती है। बाहर आकर नव्या सब जगह देखती है, उसे एक बड़ा सा दरवाज़ा दिखता है, वह उसी तरफ चली जाती है और वह वहीं पर एक पेड़ के पीछे छिप जाती है। तभी वहाँ पर एक गाड़ियों का काफ़िला आता है। नव्या मन में बोली, बेटा नव्या, अब की बार गलत फंस गई है, अगर यहाँ किसी ने पहचान लिया न तो हो गया तुम्हारा काम तमाम। यह लोग नहीं छोड़ेंगे, जानवर है, यह बिल्कुल जानवर है। और यह लक्ष्य रनावत की कार है। जब सारी गाड़ियां अंदर चली जाती है तो वह दोनों लड़के नव्या के पीछे पड़ चुके थे। तो लक्ष्य रनावत के आदमी, मगर इस वक्त उन दोनों लड़के के सर पर नव्या का नशा हो चुका था। नव्या यहाँ से भागने लगी थी, पर उन दोनों लड़के ने नव्या को पकड़ लिया था। नव्या बहुत ज़्यादा ही हाथ पैर मारे जा रही थी, फिर भी उसके बस में कुछ नहीं था और वह दोनों लड़के उसे मजबूती से पकड़कर उसके मुंह पर पट्टी बांधकर उसे एक अंधेरे कमरे में बंद कर देते हैं और कहते हैं कि यह लड़की अब हमें माल दिलवाएगी, और वह भी इतने माल की मैं सोच भी नहीं सकता कि हमारी पूरी ज़िंदगी गुजर जाएगी और इस लड़की के साथ हम थोड़ी बहुत मस्तियाँ भी कर लेंगे। इतना सुनकर के रामू हंसने लगा था और रामू हंसते हुए बोला, इतनी मस्तियाँ करेंगे कि वह लक्ष्य तो हमारा बाल भी बांका नहीं कर पाएगा, और वैसे भी इस लड़की से उसका क्या लेना देना, आज तो मज़े ही मज़े हैं। इतना कह कर के वह टॉमी की तरफ देखने लगा था। टॉमी भी अजीब हंसी हंसने लगा था और दोनों मिलकर हंसने लगे थे। इधर लक्ष्य आते ही पूरी तरह से बौखला गया था। राजीव ने उसे कहा था कि वह एक लड़की को बंद कमरे में रखा हुआ था। जब वह लड़की कमरे में नहीं दिखी तो लक्ष्य पूछने लगा, राजीव वह लड़की कहाँ है। तो राजीव कहने लगा, लक्ष्य वह लड़की तो यहीं थी, और जो दोनों लड़कों को मैंने उसके देखभाल में लगा रखा था वह लड़के भी नहीं है। इतना सुनते ही लक्ष्य पूरी तरह से गुस्से में तिलमिला उठा था। आखिर वह लड़के उस लड़की को लेकर कहाँ जा सकते हैं, यानी कि उस लड़की की जान खतरे में है, यानी कि उसकी इज्जत। लक्ष्य बहुत बड़ा ही क्रिमिनल था। लक्ष्य बुरा आदमी जरूर था, लेकिन वह बुरे आदमी को ही सजा देता था। वह किसी लड़की की इज्जत के साथ खिलवाड़ कभी नहीं कर सकता था। और जैसे ही वह सुना कि किसी लड़की की इज्जत खतरे में है तो वह सुनकर के उसके गुस्से का तो ठिकाना ही नहीं रहा। उसकी आंखें पूरी तरह से लाल हो चुकी थी। राजीव जान चुका था कि अब लक्ष्य उन दोनों लड़कों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। इधर रामू और टॉमी दोनों ही नव्या के ऊपर दौड़ पड़े थे। रामू ने उसके दोनों हाथों को कसकर पकड़ लिया था और टॉमी उसके ऊपर जाकर उसके मुंह पर उंगलियां फिराने लगा था। नव्या बहुत ज़्यादा ही डर चुकी थी, क्योंकि उसके हाथ और पांव पूरी तरह से बांध दिया गया था। नव्या इस वक्त अपने आप को बिल्कुल ही असहाय महसूस कर रही थी। बस उसकी आंखों में आंसू ही बह जा रहे थे और वह बोलने की कोशिश करे जा रही थी कि मुझे छोड़ दो, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, लेकिन उन दोनों के कानों में उसकी बातों का कोई भी असर नहीं हो रहा था। तभी टॉमी ने कसकर उसके गाल पर एक थप्पड़ लगाया और बोला, चुप रहो, बहस मत करो, आज तुम्हें तुम्हारे रस को अपने अंदर समा लेना है। इतना कह कर के वहाँ उसके गालों पर प्यार से हाथ फेरने लगा था और गले पर भी, और बोले जा रहा था, तुम्हारे बोलने से हम छोड़ने वाले नहीं हैं। अभी वह इतना बोलकर उसे चुप करवा ही रहा था कि दूसरी तरफ उसके कपड़े को फाड़ देता है। जब कपड़ा फटा तो नव्या के तो पूरे होश ही उड़ चुके थे। नव्या के आगे का बॉडी रिवील होने लगा था और अंदर का सब कुछ दिखने लगा था, लेकिन नव्या के अंदर में पहनने के कारण उसकी अभी इज्जत बची हुई थी। नव्या यह कभी सोच भी नहीं सकती थी कि उसके साथ ऐसा कुछ भी हो सकता है। इतना देखते ही
उसके हाथ पैर पूरी तरह से कांपने लगे थे और जैसे ही टॉमी उसके ऊपर जाकर उसके सारे कपड़े को फाड़ता इतने में ही लक्ष्य वहाँ पर आ गया। यह देखकर लक्ष्य पूरी तरह से हक्का बक्का हो चुका था। लक्ष्य ने अपने मुंह पर मास्क लगाया हुआ था, इसीलिए नव्या लक्ष्य को पहचान नहीं पाई थी। यह कौन है जो ऐन मौके पर आया है? जैसे ही वह दोनों टॉमी और राजू ने लक्ष्य को देखा तो उन दोनों के तो होश ही उड़ चुके थे। लक्ष्य उन दोनों को अपने दोनों हाथों से उनके कॉलर को पकड़ा और पूरी तरह से दोनों को एक दूसरे में टकरा दिया। दोनों गिर चुके थे और फिर उठने की कोशिश की, लेकिन उन दोनों में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह दोनों लक्ष्य की बराबरी कर सके या फिर लक्ष्य के साथ मारपीट कर सके। वह दोनों साइड में खड़े हो चुके थे। तभी लक्ष्य आगे बढ़ा और नव्या को अपने हाथों से पकड़ के उसे उठाया और अपनी जैकेट निकाल करके नव्या के ऊपर उसे कवर किया और उसके हाथ और पाँव को खोल दिया और नव्या को गोद में उठाकर गाड़ी में बिठाया। यह सब देखकर राजीव पूरी तरह से हिल चुका था। उसे भी यह उम्मीद नहीं थी कि टॉमी और राजू ऐसा कुछ कर सकते हैं। लक्ष्य नव्या को लेकर गाड़ी में खुद ही ड्राइव करते हुए उसे अपने मेंशन में लेकर आया था और राजीव से बता चुका था कि उन दोनों की अच्छी तरह से खातिरदारी करो, मैं बाद में आकर उन दोनों की खबर लूँगा। इधर नव्या पूरी तरह से डरी हुई थी। उसके साथ क्या ही हो जाता आज। बन तो वह तेज ही रही थी, पर वह नहीं जानती थी कि इतना भी बुरा हो सकता है। वह इस जमाने को देखते हुए वह इतना बोलने पर मजबूर हो गई थी ताकि वह ऐसे गुंडे बदमाशों को डरा सके और होशियार बनेगी तो उसे कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता है। लेकिन यहाँ तो उल्टा ही पड़ गया था। नव्या पूरी तरह से डरी हुई थी इस वक्त और जैसे ही वह मेंशन में गई वह देखती है कि वह आदमी खड़ा था, वह भी अपने बहुत सारे बॉडीगार्ड के साथ। सबके हाथ में गन थी और सब ने ब्लैक कलर के कपड़े पहन रखे थे। नव्या अपने मन में बोलने लगी, पता नहीं आज तो यह राक्षस तुझे नहीं छोड़ेगा नव्या। यह सब सोचकर डर रही थी कि इतने में ही लक्ष्य उसके पास आया और कहने लगा, तुम जल्दी से कपड़े चेंज कर लो, मैं तुम्हारे लिए कपड़े अरेंज कर देता हूँ क्योंकि तुम्हारे कपड़े फट चुके हैं। इतना सुनकर नव्या अपने हाथ और पैर पूरी तरह से सिकुड़ने लगी थी। यह देख कर के लक्ष्य अब सोचने लगा कि नव्या के सामने खुद को आना ही चाहिए, तो वह अपना मास्क हटाया। जैसे ही वह मास्क हटाया उसे देख कर के नव्या पूरी तरह से चौंक चुकी थी क्योंकि लक्ष्य कोई और नहीं बल्कि नव्या का ही जाना पहचाना चेहरा था। लक्ष्य कोई और नहीं बल्कि नव्या उससे प्यार करती थी और वह नव्या से इतने सालों से दूर रहा था। लक्ष्य को देख कर के नव्या पूरी तरह से हैरान हो चुकी थी। वह नहीं सोची थी कि लक्ष्य एकाएक उसके सामने आ जाएगा। जैसे ही वह लक्ष्य को देखती है वह अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेती है। यह देख कर के लक्ष्य पूरी तरह से घबरा गया था और वह नव्या के करीब जाकर बैठ गया और बोला, तुम यहाँ कैसे आई, कब आ गई और उन दोनों को तुम कैसे मिल गई? वह दोनों तुम्हारे साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं? मैं उन दोनों को तो जिंदे जला दूंगा। इतना अभी कह ही रहा था लक्ष्य की नव्या गुस्से में बोली, तुम उन दोनों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाओगे, यानी कि जान से तो बिल्कुल भी नहीं मारोगे। उसकी सज़ा दे सकते हो क्योंकि वह दोनों मरने नहीं चाहिए क्योंकि वह इंसान है, सुधर सकते हैं। इतने सुनकर के लक्ष्य कहने लगा, वह बिल्कुल नहीं सुधर सकते हैं। उन दोनों का नाम मेरे गोली पर ही लिखा जा चुका है और वह भी तुम्हारे साथ वह गलत हरकत की है जो कि मैं सपने में भी नहीं सोच सकता हूँ। जब मैं तुम्हें उस हालत में देखा तो मैं ही जानता हूँ कि खुद को कैसे संभाला हुआ था। यह कह कर के लक्ष्य की आंखों में आंसू उतर आए थे, लेकिन वह किसी भी तरह से अपने आंसू को छुपा लिया था। वह भले ही दुनिया के सामने बहुत बुरा आदमी था, लेकिन वह अपने प्यार के सामने बिल्कुल ही बचा था। नव्या उसे बहुत अच्छी तरह से जानती थी कि वह कितना भी हार्ड है दूसरों के लिए, लेकिन नव्या के लिए बिल्कुल ही नॉर्मल इंसान है और वह बहुत प्यार करने वाला इंसान है। पर वह इतने सालों से उससे दूर रहा, इसकी तो सज़ा उसको मिलेगी ही। यह सोचकर नव्या उससे बिल्कुल भी बात करने के मूड में नहीं थी और वह अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा लेती है। इतने में ही लक्ष्य कहने लगा, नव्या तुम इतना नाराज़ हो, मुझे यह नहीं बताओगी कि तुम यहाँ कैसे? नव्या फिर भी नहीं बोलती है और वह चुप रही। इतने में ही लक्ष्य के फ़ोन पर राजीव का कॉल आया। लक्ष्य फ़ोन रिसीव किया और बाहर चला गया। लक्ष्य बोल रहा था, राजीव क्या कहना चाह रहे हो? राजीव बोला, लक्ष्य यह दोनों तुम्हारी जानें
दुश्मन भानु प्रताप को नव्या को सौंपने वाले थे और भानु प्रताप को सौंपने से पहले नव्या के साथ गलत करना चाहते थे। यह सुनकर लक्ष्य पूरी तरह से गुस्से से तिलमिला उठा था और कहने लगा, उन दोनों की इतनी हिम्मत कि मेरे गिरेबान पर हाथ डाले, और वह भी लक्ष्य के होते हुए। ऐसा कभी नहीं हो सकता है। वह लड़की मेरे लिए क्या मायने रखती है वह मैं जानता हूँ। उन दोनों मीनों को तो मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। इतना कह करके लक्ष्य फोन काट देता है और फिर अपने हाथों को दीवार पर पीटने लगा था। उसकी उंगलियों में चोट लग जाती है और खून आने लगता है। इतने में ही नव्या अपने रूम से बाहर आई और देखती है कि लक्ष्य के हाथों से खून बह रहा है, तो वह जल्दी से उसके हाथों को कस के पकड़ लेती है और खून को बंद करने की कोशिश करने लग जाती है। इतने में ही वह लक्ष्य को पकड़ के कमरे में लाई, लेकिन वह मुंह से कुछ भी नहीं बोल रही थी। कमरे में लेकर आने के बाद उसे साइड में रखे हुए रुमाल को फाड़ देती है और वह लक्ष्य के हाथों पर बांध देती है। तभी इतने में ही एक गार्ड आता है जिसके हाथों में एक पैकेट होता है और वह बोलता है, बॉस यह लीजिए, आपने जो मंगवाया था। वह लक्ष्य उस पॉकेट को लेता है, उसमें नव्या के लिए कपड़ा होता है। वह कहता है, यह कपड़ा लो और जाकर जल्दी से चेंज कर लो। नव्या अभी भी उन फटे हुए कपड़े में थी। यह सुनकर के नव्या फ़ौरन से वॉशरूम चली गई और वह शावर लेकर कपड़े चेंज करके आई, और जैसे ही वह बाहर आई लक्ष्य उस कमरे से जा चुका था। तभी नव्या पूरी तरह से घबरा गई थी। वह सोचने लगी, लक्ष्य कहाँ गया होगा। इस वक्त वह कहीं उन दोनों लड़कों को मारने के लिए तो नहीं गया ना। इतना सोच कर के वह परेशान होने लगी थी और जैसे ही वह फ़ोन ढूंढने लगी, लेकिन उसका फ़ोन तो दौड़ने के वक्त ही गिर चुका था। तभी वह लैंडलाइन से सोची कि लक्ष्य को फ़ोन करे, लेकिन उसका लैंडलाइन बंद था, यानी कि उसका वायर कटा जा चुका था। यह सोच भी नहीं सकती थी कि ऐसा क्या बात हो गई जो कि लैंडलाइन का वायर कट चुका है, और वैसे भी वह लक्ष्य का नंबर भी नहीं जानती थी। इसीलिए वह चुपचाप कमरे में खिड़कियों से बाहर देखने लगी थी, जो कि इस वक्त बिल्डिंग से बाहर देखने पर पूरी की पूरी मुंबई दिखाई दे रहा था। और जैसे ही दूसरी तरफ खिड़की से देखी तो लक्ष्य बाहर गार्डन में अपने सिक्योरिटी गार्ड से बातें कर रहा था। इतना देखते ही नव्या फ़ौरन से नीचे आई और लक्ष्य के हाथों को पकड़ लेती है। आगे की स्टोरी नेक्स्ट एपिसोड में आएगा। स्टोरी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़रूर लाइक करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।